नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने मेरे पुराने कुछ वीडियोस देखे होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी इससे संबंधित कई वीडियोस की जानकारी समय-समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना करे तब आदमी के पास क्या विकल्प है। तो देखिए, जब भी हम किसी कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन पे जाते हैं तो कई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, जजमेंट्स आई हैं। तो कहा गया है कि अगर एफआईआर रजिस्टर करना कोई गलत चीज नहीं है। एफआईआर का मतलब यही है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पुलिस को जब भी हम किसी अपराध के बारे में, किसी घटना के बारे में सूचना देते हैं तो पुलिस का काम है एफआईआर रजिस्टर करना, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि देयर इज नथिंग इन रॉन्ग इन डूइंग सो। एफआईआर का मतलब यही है कि ताकि पुलिस कोई भी क्रिमिनल लॉ सेट इनटू द मोशन। जब भी एफआईआर रजिस्टर करेंगे तब भी एक क्रिमिनल लॉ सेट इनटू द मोशन होगा, तो क्योंकि जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी तब तक पुलिस इस कार्य को आगे बढ़ा नहीं सकती है। रजिस्टर करेगी किसी कंप्लेंट को तभी वो उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो बिना एफआईआर रजिस्टर किए बिना पुलिस को ये संभव नहीं है कि उस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। तो लेकिन अब कई तरह के ऑफेंसेस होते हैं, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉजनेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉजनेबल ऑफेंस। तो कई बार हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो पुलिस रजिस्टर करने से मना कर देती है। तो इसके बाद आदमी के पास विकल्प क्या बचते हैं। कई बार देखा गया सीधा लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि कानून ने कई विकल्प दे रखे हैं हमारे भारत के नागरिक को, जो संविधान के अंदर, कि वो उन विकल्पों का पहले प्रयोग करे, उसके बाद रेमेडी सारी खत्म हो जाए, उसके बाद ही फिर जो रेमेडी बचे तब उस रेमेडी का इस्तेमाल करे। तो पहले कौन कौन सी रेमेडीज हैं आदमी के पास, कौन कौन से विकल्प बचे हैं, वो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर गौर करते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसको। पहले सेक्शन 154 को देखते हैं, इंफॉर्मेशन इन कॉजनेबल केस। तो इसमें बताया है कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई कॉजनेबल ऑफेंस हुआ है, ऑरली किसी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को, जब पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर इंचार्ज को हम एक सूचना देते हैं, तो अब क्या बताया है सेक्शन 154 सीआरपीसी क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप किसी कॉजनेबल ऑफेंस की किसी पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो वो उस इंफॉर्मेशन को शैल बी रिड्यूस इन राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। तो जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे पुलिस स्टेशन के, उसको इंफॉर्मेशन को लिखना होगा, या तो खुद लिखेंगे या फिर किसी को डायरेक्शन देंगे। उसके बाद इंफॉर्मेंट को वो जो उन्होंने लिखा है अपनी इंफॉर्मेशन को, उसको रीड करेंगे इंफॉर्मेंट को, और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को राइटिंग में दी गई हो या फिर पुलिस ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस कर दिया और राइटिंग में, फिर उस इंफॉर्मेशन जहां भी उन्होंने चीज लिखी है उसको साइन करवाए जाएंगे, उस आदमी से, जो भी पर्सन होगा उनसे साइन कराए जाएंगे, और फिर जो इंफॉर्मेशन को वो डायरी इन बुक में रजिस्टर करेंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने हर थाने में बता रखी है कि इसके अनुसार जो रूल्स बना रखे हैं, जो भी प्रोसीजर बता रखा है, क्योंकि पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रोसीजर बता रखा है किस तरीके से रजिस्टर लिखना है, तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन को लिखा जाएगा वो एक बुक पे लिखा जाएगा, और उस बुक को पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अपने थाने में रखेंगे, जो भी प्रोसीजर बताया है स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अनुसार। तो ये था ये सेक्शन 154 का बारे में, इंफॉर्मेशन इन कॉजनेबल केस के बारे में। तो फिर कुछ संशोधन भी हुआ था इसमें सॉरी। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो वुमेन पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करेगी, और फिर उसके बाद लिखा था कि कुछ ये इंफॉर्मेशन बताइए है कि ये कुछ तरह के ऑफेंसेस हैं जो अगर होते हैं तो इसमें
पुलिस ऑफिसर जो इंफॉर्मेशन देता है उसके घर में आकर रजिस्टर करेंगे और जो भी कन्वीनियंट टाइम और प्लेस होगा वहाँ पे, और इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रिटेटर और स्पेशल एजुकेटर। तो ये तो ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है, लेकिन फिर आगे हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि जो कॉपी जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी, जो सेक्शन 154(1) के अंदर जो मैंने अभी बताया, तो वो कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को देनी होगी। मान लीजिए जो भी आपने एक कंप्लेंट दाखिल की है, चाहे राइटिंग फॉर्म में चाहे ऑरल फॉर्म में आप देते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर रिड्यूस करते हैं राइटिंग में और वो डायरी में रजिस्टर करते हैं, फिर उसकी एक कॉपी है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो पुलिस ने दी है इंफॉर्मेशन, उसकी एक कॉपी सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत एक आदमी जो 154(2) का पोर्शन कहता है कि वो जो इंफॉर्मेशन की कॉपी है जो रजिस्टर्ड की है 154(1) के अंदर, उसकी कॉपी इंफॉर्मेंट को देनी पड़ेगी, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होंगे थाने के, जो पुलिस स्टेशन के। फिर आगे लिखा है, अब ये देखिए कोर्ट ने, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने आगे ये इस बारे में भी लिखा है कि अगर 154 पार्ट 3 क्या कहता है, 154 पार्ट 3 कहता है कि अगर कोई पर्सन एग्रीवेट है कि इस घटना से, मतलब जो भी एक्शन हुआ है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है इंफॉर्मेशन को रिड्यूस मतलब रिकॉर्ड करने से, तब उस आदमी के पास एक विकल्प होता है कि वो राइटिंग ए पर्सन एग्रीवेट बाय देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है 154(3) में, अगर कोई पर्सन एग्रीवेट होता है कि कोई पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए हम स्टेशन में जाते हैं और लिखने से मना कर देते हैं, तब क्या है विकल्प बचेगा, कॉमा डाल के लिखा है इन राइटिंग एंड बाय द पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न। तो उन पर्सन के पास एक विकल्प होगा कि वो एक अपनी जो भी कंप्लेंट है वो लिखित रूप से पोस्ट द्वारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेज दें। अगर उन्हें लगे, अगर फिर पुलिस आगे क्या लिखा है, जब इंफॉर्मेशन वो पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेजते हैं, तो अगर उन्हें वो सेटिस्फाइड होंगे कि ये इंफॉर्मेशन जो कॉजनेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो या तो खुद उस घटना की तफ्तीश करेंगे या फिर डायरेक्शन देंगे अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि आप इस घटना की तफ्तीश कीजिए, और उस ऑफिसर के पास सारी पावर होगी जो कि एक थाने में जो ऑफिसर इंचार्ज के, मतलब जो घटना का वो जो भी उस ऑफेंस पे जो कार्रवाई कर सकते हैं, उस सब की सारी पावर्स होगी, जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिली होगी, तो उस ऑफेंस के ऊपर, जो भी ऑफेंस कॉजनेबल ऑफेंस हुआ है, उसका ऑफिसर का उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये 154 पार्ट 3 के अंदर आदमी के, मतलब जो पर्सन कंसर्न है, उनके पास विकल्प रहेगा कि अगर कल को कोई पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करने से मना कर दें, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास वो एक लिखित में दे सकते हैं। अब ये बताइए, अब ये देखिए, सॉरी, कि अगर ये दोनों विकल्प भी अगर खत्म हो गए, तो फिर तीसरा क्या विकल्प रहेगा? तीसरा विकल्प जो है वो डिफाइंड है, अगर हम देखें, गौर करें सेक्शन 156(4) के अंदर, तो इसमें मतलब जो लेजिस्लेशन ने जो ये कानून बनाया था, तो एक विकल्प यहाँ पे एक और छोड़ा हुआ है 156 सेक्शन को देखेंगे पार्ट 3 के अंदर, ए मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। तो मतलब कि अगर आपके विकल्प खत्म हो गए कि 154 में भी पुलिस ने रजिस्टर करने से मना कर दिया, 154 पार्ट 3 के अंदर सुपरिटेंडेंट साहब के पास भी भेज दी एप्लीकेशन, उस पर भी कुछ रजिस्टर नहीं हुआ, तब आदमी के पास क्या विकल्प बचेंगे? तब आदमी के पास विकल्प बचाएंगे, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है 156 सब पार्ट 3 के अंदर। तो मतलब कि आदमी, जो पर्सन है, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर 156 सब पार्ट 3 के अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तब ये लिखा है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब वो एप्लीकेशन लगाई जाएगी, तब क्या होगा, लिखा है मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। तो उस कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट साहब मतलब डायरेक्शन देंगे पुलिस ऑफिसर को कि आप ATR ऐसे एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल कीजिए। तो ये एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 के बारे में लिखा है। तो आइए हम सेक्शन 190 के अंदर के ऊपर भी जाते हैं। तो सेक्शन 190 को हम देखते हैं आगे क्या लिखा है सेक्शन 190 में, CRPC में सेक्शन 190 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हाँ जी, तो ये देखिए सेक्शन 190 के ऊपर हम जाके देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये चैप्टर पूरा बनाया है, ये चैप्टर आता है सेक्शन 190 चैप्टर
14 के अंदर। तो इसमें लिखा है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो सेक्शन 190 को जरा गौर से ध्यान से देखते हैं। कॉजनेबल ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट subject to the provisions of this chapter, any magistrate of first class and magistrate of second class specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offence. Number 1, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence, upon police officer of such facts. Number C, upon information received from any person other than a police officer or upon his knowledge that such offence has been committed. देखिए, जब तक मजिस्ट्रेट साहब पुलिस के पास वो सेक्शन 156(3) के पास वो कंप्लेंट रेफर कर देते हैं और कहते हैं कि आप एटीआर फाइल करो, जब वो कंप्लेंट जो है ये साथ में लिखा है कि अपॉन पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, जब तक अगर मजिस्ट्रेट साहब ने उस कंप्लेंट को रेफर कर दिया है पुलिस के पास डायरेक्शन के साथ कि आप इसके एटीआर फाइल करो, तब तक उस कंप्लेंट पे वो कॉजनेस नहीं ले सकते जब तक वो उनसे पुलिस ऑफिसर एटीआर नहीं फाइल कर देते। मान लीजिए अब पुलिस ने एटीआर फाइल कर दी, उसमें लिख दिया कि कोई ऑफेंस नहीं बचता है, तब चौथा विकल्प क्या बचेगा? 154 का भी हमने देख लिया, 154 पार्ट 3 का भी देख लिया, 156(3) का भी देख लिया। मान लीजिए कंप्लेंट हमने मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाली, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एटीआर फाइल करने को कहा। एटीआर फाइल करने में दो विकल्प बचेंगे। पहला चीज, या तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देगी, दूसरा कि एफआईआर वो रजिस्टर नहीं करती है। मान लीजिए अगर वो पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, तब आदमी के पास क्या विकल्प बचेंगे? तो ये उस सेक्शन के बारे में हम बताते हैं, देखते हैं आगे क्या उनके पास रहेगा। तो पहले तो यहाँ पर लिखा है कि अपॉन पुलिस ऑफ द फैक्ट्स, अपॉन पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स। अगर पुलिस रिपोर्ट में अगर मना कर दिया कि अगर ये कोई एफआईआर नहीं बनती, तब एक चौथा विकल्प भी बचता है। वो चौथा विकल्प होता है एक क्रिमिनल कंप्लेंट डालने का डायरेक्टली इन दी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो 156(3) और 200 में ये फर्क है कि अगर 156(3) में अगर मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट कर देते हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट फाइल मतलब एटीआर फाइल करने के लिए, तब तक मजिस्ट्रेट साहब उस पे एक्शन नहीं ले सकते, जब तक कोई कॉजनेस नहीं ले सकते, जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप अगर पुलिस रिपोर्ट में अगर वो मेंशन कर देते हैं कि कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, तब आदमी के पास विकल्प बचता है, एक और विकल्प बचता है कि कंप्लेंट डायरेक्टली मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल करने का। तो इसमें ये पावर्स दिए गए हैं सेक्शन 190 में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के may take cognizance of any of the following. तो upon the complaint of the facts which constitute the offense, तो सेक्शन 190 रीड विद 200 के मुताबिक अगर कोई कंप्लेंट दी जाती है तो उस पे भी मजिस्ट्रेट साहब कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर इसलिए अगला एक ऑप्शन बचता है वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का। तो 190 के ऊपर हम देखा अभी हमने, अब हम 200 सेक्शन पे जाते हैं। सेक्शन 200 पे जाते हैं। तो मान लीजिए आपने कंप्लेंट फाइल कर दी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तब क्या होगा? तो मजिस्ट्रेट साहब उसमें क्या करेंगे कि एक आदमी जो पर्सन होगा उनका एग्जामिनेशन करेंगे, उसे जिसे कहते हैं प्री समोनिंग एविडेंस। तो उस कंप्लेंट का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन 200 के अंदर कैसे डिफाइंड है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ कंप्लेंट shall examine oath the complainant and the witness present, if any. The substance of such examination shall be reduced in writing and shall be signed by the complainant and the witness and also by the magistrate. तो देखिए अब पहले क्या था, तीनों विकल्प खत्म हो गए। चौथे विकल्प में कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाली, सेक्शन 190 रीड विद सेक्शन 200 के बीच में। तो उसमें क्या है कि मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट और जो भी उसके गवाह हैं उन सबका एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन करने के बाद वो एग्जामिनेशन जो होगा वो ओथ में होगा। तो ये इसमें ये फर्क ये है कि कंप्लेंट जो देते तो वो बिना ओथ में डाली जाती है, तो यहाँ एक ओथ में होगा एग्जामिनेशन। फिर उस जो भी एग्जामिनेशन होगा उसकी जो सब्सटेंस जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसको साइन किया जाए करेंगे पर्सन। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब भी उस पे उसके बाद में मजिस्ट्रेट भी उस पर काउंटर साइन करेंगे। फिर उसके बाद ये लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेंट एंड द विटनेस। अगर कहते कि कुछ विकल्प बताए हैं कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में दी जाती है और ये कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट ने दी है, तब उसको एग्जामिनेशन कंप्लेंट को और उसके विटनेस को एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है।
अगर वो कंप्लेंट किसने दी है, पब्लिक सर्वेंट ने, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट एंड हैज मेड हिज कंप्लेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, कोई कंप्लेंट देता है तो वो, अगर वो उससे ऑफिशियल ड्यूटी से संबंधित है तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी कंप्लेंट को एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं, तो एग्जामिन नहीं किया जाएगा उसका। तो फिर आगे लिखा है, अब हम आगे चलते हैं कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन होगा तो फिर अगर ये सेक्शन 201 ये बताता है कि प्रोसीजर बाय द मजिस्ट्रेट नीड आर कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। मान लीजिए कि अगर कोई कंप्लेंट है, वो अगर लगे मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि ये जो ऑफेंस है हमारी जुरिस्डिक्शन का नहीं है, दूसरी की मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन का है। मान लीजिए ए प्लेस पे ऑफेंस हुआ है, आप ए प्लेस के जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के बजाय बजाय अब बी के पास चले गए, तो बी मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि ये ऑफेंस हमारी जुरिस्डिक्शन का नहीं है, तो वो केस को जो है रिटर्न कर सकते हैं। अगर लगे कि अगर वो कई ग्राउंड्स हो सकते हैं रिटर्न का, वो रिटर्न कर सकते हैं कि क्या आएंगे कि आप प्रॉपर कोर्ट के साथ फाइल, प्रॉपर जिस कोर्ट में ये ऑफेंस बनता है वहां फाइल करें। अगर कंप्लेनेंट ने रिकॉर्ड राइटिंग में नहीं दिए तो कंप्लेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप उस कोर्ट में जाके अप्रोच कीजिए, प्रॉपर कोर्ट के सामने जाकर अप्रोच कीजिए। फिर इसके बाद लिखा है पोस्टपोनमेंट ऑफ द इशू ऑफ प्रोसेस। तो ये सेक्शन ये बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब अगर रिसीव्ड ऑफ द कंप्लेंट हो, वो उन्हें लगे कि अम, ये जो अभी जो समन देने की जरूरत नहीं है, तो वो इस चीज को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। और उसके लिए फिर आगे लिखा है एंड आइदर इंक्वायर इनटू हिम केस हिमसेल्फ एंड और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी मजिस्ट्रेट बाय द पुलिस ऑफिसर। तो वो उन्हें लगे कि इस केस में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो मजिस्ट्रेट साहब खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्शन दे सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कि इस केस में थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है 156(3) की और 202 की, ये इस इन्वेस्टिगेशन में फर्क होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 202 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो अंडर सुपरविजन होती है, जो इसमें क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब इस केस में कॉग्निजेंस ले चुके होते हैं। तो 156(3) के अंदर क्या है कि उसमें मजिस्ट्रेट साहब जब तक पुलिस एटीआर नहीं फाइल कर देती, तब तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं फाइल कर देती, तब तक उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है। तो ये 202 का सेक्शन ये बताते हैं पोस्टपोनमेंट की कर सकता है मजिस्ट्रेट साहब। तो फिर इसके बाद लिखा है दो विकल्प होंगे, फिर उसके बाद उस कंप्लेंट में ये विकल्प होंगे, या तो उस कंप्लेंट में अगर लगे कि कोई ग्राउंड नहीं है तो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं। फिर या फिर लगे कि इसमें कुछ है, तो इसमें समन की जरूरत है, तो फिर समन इशू कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा वीडियो दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आदमी के पास विकल्प क्या क्या बचते हैं। कि अगर कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में हम डालते हैं तो रजिस्टर करने से मना करते। दूसरा 154(3) के अंदर जब हम सुपरिटेंडेंट साहब के पास कंप्लेंट डालते हैं, तो सुपरिटेंडेंट साहब उस कंप्लेंट को डायरेक्ट करते हैं, तब भी एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो। तीसरा 156(3) का बताया, 156(3) में ये कि अगर दोनों विकल्प खत्म हो जाए तो फिर मजिस्ट्रेट की साहब की कोर्ट में कंप्लेंट, मतलब एक कंप्लेंट दे सकते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब एटीआर डायरेक्शन पुलिस को फाइल करने के लिए कह सकते हैं। चौथा, जब पुलिस उस स्टेज पे एटीआर में लिख दे कि कोई इसमें कंप्लेंट या एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा सकती है, चौथा विकल्प ये है कि 190 रीड विद सेक्शन 200 के अंदर भी एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, जिसका प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। तो ये था थोड़ा सा जानकारी के लिए ये वीडियो। तो उम्मीद है इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इससे संबंधित और भी वीडियोस बनाने का हमें मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।